जय हिंद एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर। गवर्नर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पूरा सब कुछ पढ़ के खत्म। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 जो था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इसको सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में जिस तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया है, उसी तरीके से पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया। किसके बारे में? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। पार्ट 5 जो था ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, और पार्ट 6 जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जैसे गवर्नर हो गया, ठीक है, सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए स्टेट के, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते थे? प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये सब किस में आते थे? ये सब पार्ट 5 में आते थे। और पार्ट 6 में क्या आता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 5 में जिस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे, उसी तरीके से पार्ट 6 में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? गवर्नर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गवर्नर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास किस चीज़ पे है? आज की क्लास है गवर्नर के ऊपर, जो कि पार्ट 6 में आता है। अगर कभी कोई आर्टिकल पूछ ले किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये सारी चीज़ें हैं, तो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। ठीक है, आर्टिकल 153 से 167 तक है पार्ट 6 में। पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में आता है, और इसी स्टेट एग्जीक्यूटिव में एक गवर्नर है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास होगी गवर्नर के ऊपर। इस गवर्नर टॉपिक को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ के ख़त्म करेंगे। देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में आप गवर्नर के बारे में सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर देंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, होता है ना, हेड होता है प्रेसिडेंट पूरे देश का। उसी तरीके से जो गवर्नर होता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। जो भी आदमी गवर्नर बनेगा वो क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है उस स्टेट का। इस बात को ध्यान में रखिएगा, गवर्नर मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। अब ध्यान से सुनिए, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। हर स्टेट का एक सीएम होगा। हर स्टेट का क्या होगा? एक सीएम होगा। और जो सीएम होता है वो उस स्टेट का सारा देखभाल करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि सीएम अपनी मनमर्जी करे। सीएम अपनी मनमर्जी करे, ऐसा ना हो। इस वजह से सीएम के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का एक आदमी रहता है, ताकि अगर सीएम कुछ गलत करे तो ये आदमी सीएम को समझाए कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, और उसी को बोला जाता है गवर्नर। उसी को क्या बोला जाता है? गवर्नर। तो गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जो है एक एजेंट होता है। एक एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर नज़र रखता है कि उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कुछ गलत ना करे, मनमानी ना करे। ये होता है गवर्नर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब ये गवर्नर अपॉइंट कैसे होते हैं? ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर को
अपॉइंट कैसे किया जाता है, गवर्नर अपॉइंट कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम लोग पढ़े थे कि प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग गवर्नर की, तो गवर्नर का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, यानी किसी भी आदमी को उठा के डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि बेटा आज से तुम गवर्नर हो। और ये काम करता कौन है, यानी किसी भी आदमी को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, ये करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी आदमी को उठा के गवर्नर बना देता है। कहता है कि बेटा, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, इसको उठाया गया और बोला गया बेटा जाओ, आज से तुम पंजाब के गवर्नर हो, आज से तुम क्या हो, पंजाब के गवर्नर हो। तो ये आदमी पंजाब का गवर्नर है। और ये काम करेगा कौन, ये काम करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी एक स्टेट के, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी आदमी गवर्नर अपॉइंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, एजेंट होता है या नॉमिनी होता है, ठीक है। लेकिन एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो भी आदमी गवर्नर अपॉइंट होता है ना, उसकी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी नौकरी या उसका एम्प्लॉयमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर का। ये किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाला इंसान नहीं है, ये अपना एक अलग पोस्ट है, अलग चीज़ है। ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, इनकी अलग एक पोस्ट है। अब जैसे प्रेसिडेंट अगर इस आदमी को गवर्नर बना रहे हैं तो कोई तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको ये आदमी फुलफ़िल करता हो। तो अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। कौन सा आदमी गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन रखता है या कौन आदमी गवर्नर बन सकता है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, सबसे पहला तो जो भी आदमी गवर्नर बन रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरा, 35 साल की वो एज कंप्लीट कर चुका हो, 35 साल की एज उसकी कंप्लीट हो चुकी हो, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए ये आदमी है, इसका घर उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश का गवर्नर नहीं बनेगा, ये उत्तर प्रदेश छोड़ के पंजाब का बन सकता है, ठीक है। पंजाब का बन जाएगा, राजस्थान का बन जाएगा, झारखंड का बन जाएगा, बिहार का बन जाएगा। यानी जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट के आप गवर्नर नहीं बन सकते, ठीक है। आपको जहाँ का भी गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, आपको उस स्टेट का डोमिसाइल आपका नहीं होना चाहिए। आप अपना स्टेट छोड़ के बाकी किसी और स्टेट के में गवर्नर बन सकते हो। दूसरा, जिस भी आदमी को गवर्नर बनाया जाएगा उस आदमी के बारे में उस स्टेट से, जैसे मान लीजिए ये आदमी यूपी का रहने वाला है तो यूपी का तो ये गवर्नर बनेगा नहीं। मान लीजिए इसको राजस्थान का गवर्नर बनाया जा रहा है, तो इस आदमी के बारे में प्रेसिडेंट जो है, हमारे देश के प्रेसिडेंट जाएंगे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे कि हम चाहते हैं कि इस आदमी को हम गवर्नर बना के भेज रहे हैं आपके यहाँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है एक बार कंसल्ट करते हैं उस स्टेट के सीएम से कि हाँ ये मेरा आदमी है, इसको हम गवर्नर बना के भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी क्वालिफिकेशन है, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ठीक है। चलिए देखिए, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई आदमी गवर्नर बन रहा है उसको अपने एमपी की सीट या एमएलए की सीट छोड़नी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए है जिसको गवर्नर बनना है तो उसको अपनी एमपी या एमएलए की सीट छोड़नी होगी। दूसरा,
जो भी आदमी गवर्नर बन रहा है वो कोई भी हाउस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, यानी वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर कोई एक आदमी, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, तो ये आदमी ना एक साथ 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है ये यूपी का भी हो सकता है ये एमपी का भी हो। एक ही आदमी 2 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। ठीक है, एक आदमी जो है 2 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा कब हुआ? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें ये बोला गया कि एक ही आदमी 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है, वो यूपी का भी गवर्नर हो सकता है, वो एमपी का भी गवर्नर हो सकता है। तो एक आदमी 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक आदमी 2 जगह का गवर्नर है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई गवर्नर है तो उसकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और अगर मान लीजिए वो एक साथ 2 स्टेट का गवर्नर है, यूपी का भी है, एमपी का भी है, तो क्या इसको 2 स्टेट की सैलरी मिलेगी? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जो भी सैलरी मिलेगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और उस सैलरी का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश देगा, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश देगा। यानी जो गवर्नर है उसकी सैलरी वगैरह डिसाइड करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। और अगर मान लीजिए गवर्नर 2 स्टेट का है तो गवर्नर की सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और जो भी डिसीजन होगा उस सैलरी को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट आपस में शेयर करके बांटेगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कितना किसको शेयर देना है। उसके साथ साथ अगर कोई आदमी गवर्नर बन रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी गवर्नर बन रहा है तो उसको कितने अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन सी और भी चीज़ें, कौन कौन सी उसको चीज़ें मिलेंगी, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। उसकी सारी सैलरी अलाउंस वगैरह सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का रहेगा। और जब भी कोई आदमी गवर्नर बनता है, जब भी कोई आदमी गवर्नर बना, जैसे मान लीजिए आदमी 5 साल के लिए गवर्नर बना, तो इस 5 साल में उसकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। उसके सैलरी को, उसके पर्क एंड प्रिविलेजेस अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात, जब भी कोई भी आदमी गवर्नर या प्रेसिडेंट बनता है तो उस टाइम तक उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये आदमी मर्डर भी कर दे रहा है गवर्नर बनने के बाद तो इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं का। ठीक है, लेकिन सिविल केस चल सकता है, सिविल केस चलेगा, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। सिविल केस चलने का भी एक प्रोसीजर है, 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। 2 महीने की क्या करनी पड़ेगी? नोटिस देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई गवर्नर है उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, सिविल केस चलेगा। और सिविल केस भी जब स्टार्ट होगा तो उसके पहले गवर्नर को 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर ये केस लगा है तो आपके ऊपर केस चलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ सिविल केस चलेगा, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई भी आदमी गवर्नर अपॉइंट होता है तो उसको ओथ कैसे दिलाई जाती है और कौन ओथ दिलाता है? ध्यान से सुनिएगा। गवर्नर को ओथ दिलाने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो जो चीफ जस्टिस होगा उस स्टेट का वो उसको ओथ दिलाएगा। जैसे जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता था, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता था। अब मान लीजिए कोई गवर्नर है, जैसे मान लीजिए ये आदमी गवर्नर बन रहा है यूपी का, तो यूपी का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर को ओथ दिलाने का काम करेगा। ठीक है, वो क्या होगा? गवर्नर को ओथ दिलाने का काम करेगा। और गवर्नर की ओथ में रहता क्या है? गवर्नर की ओथ में ये रहता है कि हम अपना काम पूरा अच्छा करेंगे, जो भी हम फेथफुली अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, पहले ही शपथ ये दिलाई दी जाती है। फिर उसके बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को
डिफेंड करेंगे, ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफेंड करेंगे। तीसरा, हम जो है लोगों के भले के लिए अपनी नौकरी करेंगे, लोगों का क्या करेंगे, वेलबींग का भला करेंगे, लोगों का, मेरे राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं हम सबका भला करेंगे। ये सारे शपथ दिलाई जाती हैं, ये सारे ओथ दिलाए जाते हैं गवर्नर को, जब वो गवर्नर कहीं का अपॉइंट होता है तो। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है टर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफिस। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है अगर कोई आदमी गवर्नर बन रहा है। जो भी आदमी गवर्नर बनेगा, सबसे पहली चीज़ है वो 5 साल के लिए गवर्नर बने, ठीक है। कब तक के लिए बनेगा, 5 साल के लिए। जिस दिन से वो अपना चार्ज ले रहा है, उस दिन से, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में जा रहा है काम करने, उसका पहला दिन है, उस दिन से लेके 5 साल तक वो गवर्नर बनेगा, ठीक। 5 साल के पहले भी उसको हटाया जा सकता है, और हटाने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है इसको कहाँ का गवर्नर रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, कैसे रखना है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 5 साल के लिए एक बार किसी को बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो कि गवर्नर बन के बैठा है, ये आदमी गवर्नर है, लेकिन अब इसका मन कर रहा है कि अब ये गवर्नर न रहे, अब ये चाहता है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें गवर्नर वाली, तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट को लेटर लिख के देगा, प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, और फिर प्रेसिडेंट इसको फिर जो है जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। प्रेसिडेंट अगर इसके रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर लिए तो फिर इसकी गवर्नर की जॉब चली जाएगी। तीसरा, गवर्नर का कोई ऑफिस का फिक्स टर्म नहीं होता। जनरली तो ऐसे 5 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल के लिए कोई आदमी गवर्नर रहेगा ही रहेगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि गवर्नर जो भी आदमी बन रहा है उसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता, 5 साल के पहले भी उसको हटा दिया जाता है गवर्नर के पोस्ट से। और इस चीज़ को कोर्ट में लेके ये आदमी नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, और प्रेसिडेंट आपसे 4 दिन बाद बोले कि आज से आप गवर्नर नहीं हैं, 4 ही दिन बाद आपकी गवर्नर की पावर आपसे छीन ली गई, आपको हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाके ये बोलेंगे कि हमको तो गवर्नर बनाया गया था, हमको 5 साल तक गवर्नर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप तभी तक गवर्नर रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। ये चीज़ आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट की बातों को कोई भी काटेगा नहीं कोर्ट में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब किसी को हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, ये यूपी का गवर्नर है, प्रेसिडेंट चाहे तो इसका ट्रांसफ़र करके इसको पंजाब का गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। यानी गवर्नर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कौन करता है, प्रेसिडेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये आदमी था, इसका 5 साल का टाइम पूरा हो गया, ये 5 साल तक यूपी का गवर्नर था, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसी आदमी को वापस से फिर से यूपी का गवर्नर बना सकता है। तो यानी प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है कि किसको कहाँ पे गवर्नर बनाना है, किस गवर्नर का कहाँ ट्रांसफ़र करना है, और अगर किसी को फिर से वापस से री अपॉइंट करना है गवर्नर के लिए तो ये भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई आदमी गवर्नर बन के बैठा है, उसका 5 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, तो एक नए गवर्नर की ज़रूरत है, न्यू गवर्नर की ज़रूरत है। तो ये जब तक कोई नया गवर्नर ना आ जाए तब तक वही पुराना वाला गवर्नर की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी जब तक नया गवर्नमेंट को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता तब तक पुराना वाला गवर्नर ही उस स्टेट का गवर्नर बन के बैठेगा और गवर्नर का सारा काम करेगा। यानी 5 साल से ज़्यादा भी कोई आदमी गवर्नर बन के रह सकता है अगर कोई नया गवर्नर री अपॉइंट नहीं हुआ है तो, या फिर अपॉइंट नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब सबसे आखिरी जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है। मान लीजिए कि ये कोई आदमी था जो कि यूपी का गवर्नर है, ठीक है। ये कोई आदमी है जो कि यूपी का गवर्नर है, और
अचानक से इसकी हो जाती है डेथ। अचानक से क्या हो गई? डेथ हो गई। यूपी का जो गवर्नर बन के बैठा था, अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा? इस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होगा, जैसे यूपी का जो चीफ जस्टिस होगा, इस आदमी को टेम्पररी कुछ टाइम तक के लिए गवर्नर की सारी ड्यूटी दे दी जाएगी और बोला जाएगा आप गवर्नर का काम करिए। ठीक है? तो अगर मान लीजिए कोई आदमी गवर्नर बन के बैठा है और उसकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे गवर्नर का काम कौन करेगा? जब तक एक नया गवर्नमेंट रीअपॉइंट नहीं कर लिया जाता, तो उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस रहेगा वो करेगा। ठीक है? तो ये थे टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस। ठीक है? अगला जो टॉपिक है वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। गवर्नर के कौन कौन से पावर हैं और फंक्शन हैं, ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर होती है। ठीक है? प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर होती है। ध्यान से इस बात को मेरी समझिए। गवर्नर के पास वो सारी पावर है जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है। प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है। लेकिन इन सब के अलावा प्रेसिडेंट के पास दो और स्पेशल पावर है। एक है डिप्लोमेटिक पावर और दूसरा है इमरजेंसी पावर या फिर मिलिट्री रूल पावर। मिलिट्री वाली पावर, इमरजेंसी पावर और डिप्लोमेटिक पावर। लेकिन गवर्नर के पास इनको हटा के, इसको हटा के, ये इतनी हटा के, वो सारी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ये सारी पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिए। अगर यहाँ पे बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की, लेजिस्लेटिव पावर की, फाइनेंशियल पावर की और जुडिशियरी पावर, अब ये सारी चीज़ें आपने ये सब कुछ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। प्रेसिडेंट वाला टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो उस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी आपने ये सारी पावर्स के बारे में पढ़ा था। आपने लेजिस्लेटिव पावर के बारे में भी पढ़ा, फाइनेंशियल पावर के बारे में भी पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ा प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। और आपको ये सारी चीज़ें गवर्नर वाले चैप्टर में भी पढ़नी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियली और जुडिशियरी। जो पावर प्रेसिडेंट के पास थी वही पावर गवर्नर के पास भी है। अंतर बस इतना है कि जो सब काम प्रेसिडेंट पूरे इंडिया के लिए करते थे, पूरे भारत के लिए करते थे, वही काम गवर्नर आपका उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए करेगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव पावर में आपने पढ़ा था कि इंडिया का जितना भी काम होता है सब जो है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। उसी तरीके से स्टेट का जितना भी काम होगा सब गवर्नर के नाम पे होगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते थे। स्टेट गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर और सीएम को अपॉइंट किया जाएगा वो गवर्नर के नाम। आपका जो प्रेसिडेंट होता था वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करता था। ठीक है? यहाँ पे भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन स्टेट का। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो रहता था वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता था, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते थे। यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा।
ठीक है। आपने सुना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता था पूरे इंडिया का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट गवर्नर अपॉइंट करते, यानी जो जो चीज़ें प्रेसिडेंट करते थे पूरे इंडिया के लिए वो चीज़ें गवर्नर करता है पर्टिकुलरली स्टेट के लिए। ठीक है। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर के बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या होता था कि मेंबर ऑफ स्टेट जब आते हैं, ठीक है, यानी एमएलए जब आते हैं नए नए फर्स्ट टाइम, तो उनको गवर्नर ओथ दिलाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से वहाँ पे जब एमपी आते थे तो उनको प्रेसिडेंट आके बुलाता था, वेलकम करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो जो चीज़ें हमारे प्रेसिडेंट करते थे पूरे इंडिया के लिए, वही सारी चीज़ें गवर्नर करता है अपने स्टेट के लिए। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रेसिडेंट के बाद आपका यूनियन लग जाएगा, इंडिया लग जाएगा, और यहाँ पे गवर्नर के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम लग जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है। उसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये गवर्नर वाली टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे आप लोग प्रेसिडेंट में पढ़े थे, सेम वही सब कुछ जो है यहाँ पे रहेगी, बस स्टेट के नाम पे रहेगी। एक बार आप लोग बुक खोल के रीडिंग करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब कल की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें, पीएम और यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।